नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में ईओआरओ की भर्ती के लिए जो आपके सिलेबस में एक टॉपिक है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। इस अधिनियम को अपन विधिवत रूप से शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से अपन कुछ इनिशियल चीज़ों को ट्रेस करेंगे और विशेष तौर से जैसा एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है वैसा अपन इसमें देखेंगे। तो जैसे पहला सवाल इसकी हेडिंग से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम। तो साधारण परीक्षाओं में ये सवाल पूछा जा सकता है जीके वगैरह में कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया 2009 में। लेकिन ये जैसे ईओआरओ के एग्जाम के हिसाब से ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जीके के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम किस वर्ष राजस्थान की विधानसभा ने पारित किया। तो इसका उत्तर बनेगा 2009। फिर देखिए दूसरा सवाल इसमें, वर्ष 2009 का अधिनियम संख्यांक 18। तो देखो, किसी भी कैलेंडर वर्ष में विधानमंडल जो अधिनियम पारित करती है उनके ऊपर सीरियल नंबर लगाती है। तो 2009 में राजस्थान की विधानसभा ने जो अधिनियम पारित किए उस सीरियल नंबर पे कितने नंबर का अधिनियम पारित किया गया है? 18। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम का संख्यांक क्या है? 18। और संख्यांक का मतलब है कि वर्ष 2009 में कितने नंबर पे इस अधिनियम को पारित किया। अर्थात इस अधिनियम को राजस्थान की विधानसभा द्वारा वर्ष 2009 के 18वें अधिनियम के रूप में पारित किया है। इसका मतलब 2009 में इससे पहले 17 अधिनियम और राजस्थान विधानसभा ने पारित कर दिए थे। दूसरी बात देखो, कई बार ये सवाल ही पूछ लेते हैं कि भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में पारित किया गया। तो 2009, तो देखो 26 जनवरी 1950 को भारत एक रिपब्लिक स्टेट हुआ था और उसके बाद में ये 60वां वर्ष है। कौन सा? 2009। तो भारत गणराज्य के कौन से वर्ष में इसे पारित किया गया? तो 60वें वर्ष में इसे पारित किया गया। ये एक्सप्लेनेशन इसका आगे दिया हुआ है। देखो, 26 जनवरी 1950 को गणराज्य के रूप में भारत स्थापित हुआ तथा वर्ष 2009 भारत गणराज्य के रूप में 60वां वर्ष था। ठीक है, तो गणराज्य आपसे पूछा जाए कि किस वर्ष ये अधिनियम पारित हुआ, तब 2009। और दूसरा सवाल है कि भारत गणराज्य के रूप में किस वर्ष ये पारित हुआ, तो 60वें वर्ष में ये पारित हुआ। दूसरा सवाल ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, इस अधिनियम के बारे में मेन जो चीज है वो है पहला चैप्टर अपन जो पढ़ेंगे। इस पहले चैप्टर में देखो धारा 1 और 2 का उल्लेख है। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि अध्याय 1 में किन धाराओं का मेंशन है या उल्लेख है, तो धारा 1 और 2 का उल्लेख है। इसका सामान्य परिचय देखो, साधारण भाषा में लिखा हुआ है कि प्रथम अध्याय में कुल 2 धाराएं हैं। धारा 1 में अधिनियम के संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ की चर्चा की गई है, जबकि धारा 2 में इस अधिनियम में इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों की परिभाषा दी गई है। तो देखो, यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ए में दे दिया कि जैसे सवाल आपको दे दिया कि इस अधिनियम की धारा 1 में किस बात का उल्लेख है। ए में दे दिया संक्षिप्त नाम का, बी में दे दिया प्रसार का, सी में दे दिया प्रारंभ का। संक्षिप्त नाम का मतलब है कि अधिनियम का नाम संक्षिप्त नाम क्या होगा। प्रसार का मतलब किस भौगोलिक क्षेत्र पर यह लागू होगा। प्रारंभ का मतलब है कि किस तिथि से इस कानून को प्रभावी रूप दिया जाएगा। तो देखो, संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ, ये एबीसी ऑप्शन देके चौथा उपयुक्त सभी दे सकते हैं। तो सेक्शन ए में या धारा 1 में इन तीनों का उल्लेख है। संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ तीनों का उल्लेख किसमें है? धारा 1 में है। अगली बात देखिए, जबकि धारा 2 में इस अधिनियम में इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों की परिभाषा दी गई है। तो इसका मतलब पारिभाषिक शब्दावली जो है वो इस अधिनियम की किस धारा में है? धारा 2 में है। पारिभाषिक शब्दावली का मतलब है कि इस अधिनियम में कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो उन शब्दों का पर्टिकुलरली या विशिष्ट रूप में हम क्या मीनिंग लेंगे जब इस अधिनियम 2009 को या नगरपालिका अधिनियम 2009 को पढ़ेंगे। देखो, ये अधिनियम की पारिभाषिक शब्दावली जो होती है किसी धारा में, वो इसलिए होती है क्योंकि डिक्शनरी के जो शब्द होते हैं उनमें से एक शब्द का के कई अर्थ होते हैं। तो उस अधिनियम को या उस कानून को पढ़ते वक्त डिक्शनरी के उन अर्थों में से उस शब्द का कौन सा अर्थ ग्रहण किया जाए जिस शब्द का इस्तेमाल इस अधिनियम में किया गया है। तो अधिनियम के संदर्भ में किसी शब्द का विशेष अर्थ लिया जाता है और वो विशेष अर्थ कौन सा लिया जाएगा, वो अधिनियम की पारिभाषिक शब्दावली में बताया जाता है। तो इस अधिनियम की धारा 2 में पारिभाषिक शब्दावली का उल्लेख है। ठीक है, अब देखिए धारा 1 में क्या दिया हुआ है। इस धारा की 3 उपधाराएं हैं। देखो, धाराओं को उपधाराओं में और अनुच्छेदों को उप अनुच्छेदों में बांटा जाता है। तो ये अधिनियम धाराओं में
परिबद्ध किया गया है। और इसकी पहली जो धारा है उसकी 3 उपधाराएं, मतलब धारा 1(1), धारा 1 उपधारा 2, धारा 1 उपधारा 3 तरह की बातें इसमें की गई हैं। तो धारा 1 की उपधारा 1 में इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिया गया है। तो इस अधिनियम का जो गजट में नोटिफाइड नाम है वो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है। ठीक है। दूसरा देखो, धारा 1 की उपधारा 2 में ये बताया गया है कि इस अधिनियम का प्रसार या विस्तार, मतलब कितने क्षेत्र पर यह लागू होगा, अर्थात ये अधिनियम किन क्षेत्रों में लागू होगा, इस बात का उल्लेख किसमें, धारा 1 के उपधारा 2 में। यह अधिनियम राज्य के समस्त नगरीय क्षेत्रों पर लागू होगा सिवाय छावनी क्षेत्रों के। तो देखो, अपन राज्य की चर्चा करते हैं या किसी भी राजनीतिक इकाई की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले शहरी और ग्रामीण क्षेत्र आते हैं। ठीक है। तो यह नगरपालिका अधिनियम जो है वो खाली नगरीय क्षेत्रों के लिए। तो राजस्थान में जितने भी नगरीय क्षेत्र हैं उन सभी नगरीय क्षेत्रों पर यह लागू होगा। लेकिन अपना जो नशीराबाद छावनी क्षेत्र है, उस छावनी क्षेत्र, हालांकि वो नगरीय क्षेत्र है, लेकिन उसके ऊपर ये अधिनियम लागू नहीं होगा। तो ध्यान रखना है, जैसे सत्य और असत्य में पूछ ले कि ये राजस्थान के समस्त नगरीय क्षेत्रों पर लागू होगा, ये कथन सत्य है या असत्य है? ये कथन असत्य है, क्योंकि ये राजस्थान के समस्त नगरीय क्षेत्रों पर लागू होगा सिवाय किसके, छावनी क्षेत्रों के। और राजस्थान में एक छावनी क्षेत्र है नसीराबाद। तो इस पर सत्य कथन क्या बनेगा कि ये अधिनियम राजस्थान के नसीराबाद छावनी नगरीय क्षेत्र को छोड़कर समस्त नगरीय क्षेत्रों पर लागू होगा, ये सही कथन है। तो इसका विस्तार सभी नगरीय क्षेत्रों, तो इसका दूसरा डायमेंशन ये है कि ये नगरपालिका अधिनियम जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। पहली बात तो खाली नगरीय या शहरी क्षेत्रों पर लागू होगा, और सभी नगरीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होकर नशीराबाद छावनी क्षेत्र पर यह लागू नहीं होगा, और नशीराबाद छावनी क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी नगरीय क्षेत्रों पर यह लागू होगा। अब देखिए, नीचे एक नोट दिया हुआ है, राजस्थान में नगरीय निकाय 4 श्रेणी के हैं, ये ध्यान रखना। देखो, नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम तथा छावनी बोर्ड। राजस्थान में नगरीय निकाय कितनी श्रेणी के हैं? 4 श्रेणियों के। इनमें से नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम लागू होगा, और छावनी बोर्ड, जो नशीराबाद छावनी बोर्ड नगरीय क्षेत्र है, उसके ऊपर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। इस पर देखो सवाल, देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का विस्तार जिस नगरीय निकाय या संस्था पर नहीं है, पहला है छावनी बोर्ड, दूसरा है नगरपालिका, तीसरा है नगर परिषद, चौथा है नगर निगम। ठीक है। तो इसमें छावनी बोर्ड पर लागू नहीं होगा। अब देखो, इस सवाल को दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, यहाँ ये ऑप्शन है, इनमें किसी विशेष नगरीय संस्था का नाम दिया हुआ हो सकता है, जैसे छावनी बोर्ड की जगह नसीराबाद लिख दिया, नगरपालिका की जगह फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मणगढ़ लिख दिया, नगर परिषद की जगह सीकर लिख दिया, नगर निगम की जगह जयपुर लिख दिया। और फिर आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम निम्न में से किस पर लागू नहीं होगा, तो इसमें लिख दिया नसीराबाद छावनी बोर्ड, लक्ष्मणगढ़ नगरपालिका, सीकर नगर परिषद और जयपुर नगर निगम। तो इसका उत्तर क्या बन जाएगा? नसीराबाद छावनी बोर्ड। तो देखो, ये सामान्यतः छावनी बोर्ड, नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम ऐसे भी दिया हुआ हो सकता है, और इसमें जैसे नसीराबाद, लक्ष्मणगढ़, सीकर, जयपुर ऐसे भी दिया हुआ हो सकता है। तो ये जो उल्लेख है कि किस भौगोलिक क्षेत्र, किस क्षेत्र पर या किन क्षेत्रों पर लागू होगा, तो नगरीय क्षेत्रों पर लागू होगा। और नगरीय क्षेत्रों में से भी एक एक्सेप्शन छावनी बोर्ड है जो नसीराबाद में स्थित है, उस पर यह लागू नहीं होगा। फिर देखिए, धारा 1 की उपधारा 3 में क्या है, इसमें दिया हुआ है कि इस धारा के, इस अधिनियम के लागू होने या परिवर्तित होने के संबंध में प्रावधान किया गया, मतलब ये अधिनियम, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम किस डेट से लागू होगा, इस बात के संबंध में प्रावधान धारा 1 की उपधारा 3 में किया गया है। इस उपधारा में ये उल्लेख किया गया है कि अधिनियम उस स्थिति से लागू या परिवर्तित, देखो लागू और परिवर्तित एक ही है, लागू, परिवर्तित और प्रभावी, इन तीनों का मीनिंग एक ही होता है। लागू या परिवर्तित होगा जो राजस्थान सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निश्चित करेगी। तो देखो, जिस स्थिति को राजस्थान की विधानसभा ने यह अधिनियम पारित किया था, उस दिन ये तीसरा जो उपधारा है, धारा 1 का तीसरा खंड है, उसमें यह कहा गया कि राजस्थान सरकार गजट में नोटिफाई करके या राजपत्र में प्रकाशित करके इसे किसी विशेष स्थिति से लागू कर सकेगी। अब देखो, यहाँ नीचे एक नोट में इसकी डेट लिखी हुई है, राजस्थान सरकार ने इस अधिनियम को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा 11 सितंबर 2009 को प्रकाशित किया तथा 15 सितंबर 2009 से लागू या परिवर्तित हुआ है। तो यहाँ 2 तारीख है। देखो, राजपत्र, राजपत्र का मतलब होता है सरकारी प्रेस या सरकारी समाचार पत्र।
तो सरकारी प्रेस या सरकारी समाचार पत्र ने इसे कब प्रकाशित किया? 11 सितंबर 2009 को। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। राजपत्र में प्रकाशन की तिथि है 11 सितंबर 2009 और इसे राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों पर एक कानून के रूप में लागू या प्रभावी रूप से लागू करने की तिथि है 15 सितंबर 2009। तो दो डेट आपको यहाँ ध्यान में रखनी है, रटनी है, ये दोनों तारीखें। राजपत्र में प्रकाशन की तिथि 11 सितंबर 2009 और इसके अलावा इसे लागू, परिवर्तित या प्रभावी होने की तिथि जो है वो 15 सितंबर 2009। देखो इन दोनों में 4 डेट का अंतर है, 4 दिन का अंतर है। 4 दिन पहले इसको गजट में नोटिफाई किया और गजट में नोटिफाई करने के चौथे दिन इसको क्या कर दिया गया है? लागू कर दिया गया है। तो 11 सितंबर को इसे राजपत्र में प्रकाशित किया और 15 सितंबर को इसे लागू कर दिया। फिर अगला देखो, दूसरा सवाल इंपॉर्टेंट जो बनता है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के गजट या राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि दिख रही है आपको, 11 सितंबर 2009 है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के परिवर्तन या लागू होने की तिथि है या इसके प्रभाव में आने की तिथि है तो 15 सितंबर 2009 है। फिर अगला सवाल देखो, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का विस्तार या प्रसार होगा तो राजस्थान के सभी नगरीय निकायों में 3 प्रकार की संस्थाएं मैंने बताई है, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। इन सभी पर सिवाय किसके? छावनी बोर्ड के। छावनी बोर्ड नगरीय क्षेत्र है, इसके बावजूद भी उस छावनी बोर्ड क्षेत्र में नगरपालिका अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। फिर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का अधिनियम संख्या कितना है? 18 नंबर का अधिनियम है 2009 का। अगला सवाल, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 को भारत गणराज्य के किस वर्ष में लागू किया गया? 60वें वर्ष में लागू किया गया। फिर देखो, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 को किसके द्वारा पारित या अधिनियमित किया गया? तो राजस्थान राज्य का विधानमंडल। तो यहाँ देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि सामान्यतः राजस्थान राज्य के विधानमंडल ने इसे पारित किया। फिर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की बात है कि मान लो विधानमंडल शब्द नहीं हो तो यहाँ विधानसभा शब्द भी हो सकता है, क्योंकि राज्यों में जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक भी हो सकता है और द्विसदनात्मक भी हो सकता है। जिन राज्यों का विधानमंडल एक सदनात्मक है उसे विधानसभा कहते हैं और जिन राज्यों का विधानमंडल द्विसदनात्मक है उनमें विधानसभा तथा विधान परिषद दोनों होते हैं। और आपको पता है कि राजस्थान के विधानमंडल में या राज्य विधानमंडल में खाली विधानसभा है, तो सामान्यतः इसका उत्तर ये होता है कि राजस्थान राज्य विधानमंडल द्वारा इसे पारित किया गया। लेकिन इसकी जगह यह भी हो सकता है कि राजस्थान की विधानसभा इसे पारित किया गया, क्योंकि राजस्थान में विधानमंडल एक सदनात्मक है। तो राजस्थान में राज्य विधानमंडल और विधानसभा का मीनिंग क्या है? एक ही है। तो ध्यान रखना, राज्य विधानमंडल के स्थान पर क्या शब्द हो सकता है? विधानसभा शब्द भी हो सकता है। लेकिन जिन राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल होता है उनमें विधानसभा का और विधानमंडल का मीनिंग एक नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर धारा 2 देखिए आप, इसमें धारा 2 में उपधारा 1 से लेकर उपधारा 73 तक कुल 73 शब्दों की परिभाषा दी गई है। तो देखो मैंने आपको बताया कि धारा 2 इस अधिनियम की पारिभाषिक शब्दावली है और इस पारिभाषिक शब्दावली में टोटल कितने शब्दों को या धारा 2 में कितने शब्दों को डिफाइन किया गया है? 73 शब्दों को। तो धारा 2 में उपधारा 1 से लेकर 73 तक बातों का उल्लेख किया गया है। देखिए वैसे भले ही इस धारा 2 से ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाएं, लेकिन इस धारा 2 में उन शब्दों का मीनिंग बताया गया है जिनके सहारे हम इस अधिनियम को ठीक से अध्ययन कर सकते हैं, या जब तक धारा 2 के शब्दों का मीनिंग अपने को नहीं आएगा तब तक हम इस अधिनियम का ठीक से अध्ययन नहीं कर सकते। इसके नीचे देखो क्या लिखा है, अर्थात इस धारा में यह बताया गया है कि इस धारा में इन शब्दों का क्या अर्थ लिया जाए, इस अधिनियम में इन शब्दों का क्या अर्थ लिया जाएगा। इसमें नीचे नोट देखो, इस धारा के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को ही देखना है। यह बात ध्यान में रखनी है कि इस धारा में सारे शब्द जो दिए गए हैं उनको आपको नहीं देखना है। तो यहां से आगे देखिए, ये बेयर एक्ट आपके पास है या इसका जो मेरे द्वारा हस्तलिखित हैंड नोट है वो आप सभी के पास होगा। तो इस हैंड नोट में जो चीजें मैं साइड में बहुत ही सिंपली नोट करवाऊंगा, आप उसको रेड पेन से नोट करते जाइए, बहुत ही साधारण सी भाषा में। अब देखो ये भाषा है, कानूनी भाषा है, अधिनियम की भाषा है, और इसके बगल में ये जो स्पेस छोड़ा हुआ है, इस स्पेस में आप छोटा सा हिंट देंगे जो एग्जाम के हिसाब से आपको तैयार रखना है। देखिए धारा 2 में पहला शब्द या धारा 2 के खंड 1 में किस शब्द को परिभाषित किया गया है? ऑडिटर को, सह परीक्षक को। ऑडिट करने वाले की ऑडिट कौन करेगा? तो पहला शब्द जो है धारा 2 का खंड 1 जो है वो सह परीक्षक या ऑडिटर को डिफाइन करता है। तो इस अधिनियम में या इस धारा में ऑडिटर की क्या परिभाषा दी गई है?
तो देखो वैसे ऑडिटर का अलग अलग, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑडिटर का मीनिंग अलग होता है, अन्य कानूनों में या अधिनियमों में उसका मीनिंग अलग होता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे कि इस धारा में जिन शब्दों को परिभाषित किया गया है उन शब्दों का सभी कानूनों में वो मीनिंग लिया जाए, जरूरी नहीं है जो इसमें दिया गया है। तो यहाँ जो अर्थ पढ़ेंगे वो केवल इस कानून तक या नगरपालिका अधिनियम 2009 तक सीमित रहेगा। तो देखो इस अधिनियम में सहपरीक्षक या ऑडिटर से वही अर्थ लिया जाएगा जो राजस्थान स्थानीय निधि सहपरीक्षा अधिनियम 1954 में दिया गया है। देखो यहाँ इस अधिनियम की धारा 2 के खंड 1 में ये कहा गया कि सहपरीक्षक का अर्थ क्या लिया जाएगा, राजस्थान स्थानीय निधि सहपरीक्षा अधिनियम 1954 में जो दिया गया है। इसका मतलब ये है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में ऑडिटर शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है और हमने इसको मतलब एक तरह से ऑडिटर शब्द का मीनिंग हम उधार लेंगे। किससे लेंगे? राजस्थान स्थानीय निधि सहपरीक्षा अधिनियम 1954 से। तो पहली बात जैसे आपको दे दिया जाए कि धारा 2 खंड 1 में सहपरीक्षक का उल्लेख किया गया है, लेकिन सहपरीक्षक की परिभाषा नहीं दी गई है। इस खंड के अनुसार इस अधिनियम में सहपरीक्षक का अर्थ वो लिया जाएगा जो राजस्थान स्थानीय निधि सहपरीक्षा अधिनियम 1954 में दिया गया है। तो देखिए सहपरीक्षक या ऑडिटर को कहां परिभाषित किया गया है? राजस्थान स्थानीय निधि सहपरीक्षा अधिनियम 1954 में। तो जैसे दो ऑप्शन आ गए कि सहपरीक्षक को परिभाषित किया गया है और पहला ऑप्शन दे दिया राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 2 के खंड 1 में या राजस्थान स्थानीय निधि सहपरीक्षा अधिनियम 1954 में। तो इसकी परिभाषा राजस्थान स्थानीय निधि सहपरीक्षा अधिनियम 1954 में है। लेकिन आपसे अगर यूं पूछा जाए कि इस अधिनियम की किस धारा में ऑडिटर शब्द का उल्लेख है, उल्लेख होना और परिभाषा होना दो अलग चीज है। तो ऑडिटर शब्द का जो उल्लेख है वो इस अधिनियम की धारा 2 के खंड 1 में है, लेकिन यहाँ खाली मेंशन है, ऑडिटर की परिभाषा नहीं है। इस खंड में ये कहा गया है कि ऑडिटर की परिभाषा हम 1954 के उस कानून से लेंगे जिसे हम राजस्थान स्थानीय निधि सहपरीक्षा अधिनियम 1954 के नाम से अध्ययन करते हैं। आगे इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है देखो, अर्थात राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में सहपरीक्षक या ऑडिटर की परिभाषा अलग से नहीं दी गई है, अपितु इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए ऑडिटर की परिभाषा वह स्वीकार या ग्रहण कर ली गई है जो राजस्थान स्थानीय निधि एवं सहपरीक्षा अधिनियम 1954 में दी गई है। अर्थात खंड धारा 2 के खंड 1 में सहपरीक्षक का उल्लेख है, न कि परिभाषा। ये लास्ट वाली बात को आप अंडरलाइन कर लें। तो देखो ये यहां से धारा 2 के खंड 1 में सहपरीक्षक का उल्लेख है कि ऑडिटर होगा इस अधिनियम के अधीन, लेकिन ऑडिटर के लिए अलग से परिभाषा नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे खंड में देखिए बैकवर्ड क्लासेज, पिछड़े वर्ग किसको कहेंगे अपन? बैकवर्ड क्लासेज या पिछड़े वर्ग, ये धारा 2 के खंड 2 में दिया हुआ है। तो देखो इस उपधारा के अनुसार पिछड़े वर्ग का अर्थ नागरिकों के उन वर्गों से लिया जाता है जिन्हें राज्य सरकार इस वर्ग के लिए समय समय पर घोषित या विनिर्दिष्ट करे, लेकिन इनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग शामिल नहीं है। देखिए ध्यान रखना, अनुसूचित जाति वर्ग अलग है, अनुसूचित जनजाति वर्ग अलग है और पिछड़े वर्ग अलग है। तो जैसे आपसे सवाल दे दिया जाए, ध्यान से सुनने वाली बात है, ये बड़े गौर से देखेंगे। सवाल आपको ये दे दिया जाए कि निम्न में से पिछड़े वर्ग में शामिल है, निम्न में से पिछड़े वर्ग में शामिल है, तो पहला ऑप्शन दे दिया कि राज्य सरकार द्वारा घोषित या विनिर्दिष्ट वर्ग, पहला राज्य सरकार द्वारा घोषित या विनिर्दिष्ट वर्ग, दूसरा दे दिया अनुसूचित जाति, तीसरा दे दिया अनुसूचित जनजाति और चौथा दे दिया उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखें उपयुक्त सभी उत्तर नहीं होगा क्योंकि एससी और एसटी पिछड़े वर्गों में नहीं आते हैं। दूसरा सवाल यह है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 2 के खंड 2 के तहत पिछड़े वर्गों को घोषित करने की या पिछड़े वर्गों को निर्धारित करने की शक्ति जो वो किसे है? राज्य सरकार के पास। तो देखो कौन से वर्ग पिछड़े वर्गों में आएंगे, ये डिसाइड या घोषित या विनिर्दिष्ट करने का पावर किसके पास है? राज्य सरकार के पास। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि इन वर्गों में एससी और एसटी शामिल नहीं है, या यूं कह सकते हैं कि एससी और एसटी वर्ग जो है वो पिछड़े वर्गों में शामिल नहीं है। यहां देखिए सवाल दिया हुआ है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 2 खंड 2 के अंतर्गत पिछड़े वर्ग में शामिल है, पहला है अनुसूचित जाति, दूसरा है अनुसूचित जनजाति, तीसरा राज्य सरकार द्वारा घोषित पिछड़े वर्ग और चौथा उपयुक्त सभी। तो ये है,
तो जिन वर्गों को राजस्थान सरकार या राज्य सरकार जो है वो घोषित करेगी पिछड़ा वर्ग, वही इस अधिनियम के तहत पिछड़े वर्गों में आएंगे, जिनमें एससी और एसटी शामिल नहीं है। या इसको यूं पूछ सकते हैं कि इस अधिनियम के तहत पिछड़े वर्गों को घोषित करने का पावर किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। दूसरा सवाल आप देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत पिछड़ा वर्ग घोषित या विनिर्दिष्ट करने का अधिकार है। तो ये देखो किसको है? राज्य सरकार को। ये इसका राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत पिछड़ा वर्ग घोषित करने या विनिर्दिष्ट करने का अधिकार है। तो आप इसमें ये उत्तर देंगे। देखो ये यहाँ इसको टिक मत मान लेना, सीखो। ये घोषित करने का पावर किसके पास है? राज्य सरकार को है। तो बैकवर्ड क्लासेस डिक्लेयर करने का पावर किसको है? राज्य सरकार को है। ध्यान से देखें, इस टिक को उत्तर मत मान लेना, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें धारा 2 के खंड 3 में देखो, यहां मैं इसमें जो सवाल दे रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर धारा 2 में इन 73 शब्दों में से किस किस को खंड के साथ या उपधारा के साथ याद रखना है, उसकी आप अलग से चर्चा करेंगे। यहाँ धारा 2 के तीसरे खंड में तुलन पत्र या तुलन पत्र को अपन कहते हैं बैलेंस शीट। तो पहले खंड में किसको? ऑडिटर को एक्सप्लेन किया गया है। दूसरे खंड में किसको एक्सप्लेन किया गया है? बैकवर्ड क्लास को एक्सप्लेन किया गया है। तीसरे खंड में अपन किसकी बात करते हैं? तुलन पत्र या बैलेंस शीट की बात करते हैं। तो देखो इस अधिनियम के तहत तुलन पत्र या बैलेंस शीट का अर्थ उस तुलन पत्र से लिया जाएगा जिसे इस अधिनियम के धारा 92 में तैयार किया जाता है। तो देखो यहाँ धारा 2 के खंड 3 में तुलन पत्र का उल्लेख किया गया है, लेकिन तुलन पत्र को परिभाषित नहीं किया गया है, केवल इतना बताया गया है। तो देखो तुलन पत्र होगा या तुलन पत्र का उल्लेख जो है वो धारा 2 के खंड 3 में है, लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि किस धारा के तहत तुलन पत्र या बैलेंस शीट को तैयार किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बैलेंस शीट, अब देखो एक बात आप और ध्यान रखेंगे, इस अधिनियम में कुछ शब्दों को मैंने अंग्रेजी में लिखा है। तो तुलन पत्र शब्द जो है वो हिंदी में आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है, तो बैलेंस शीट है वो इजीली आपको याद रह जाएगी। तो यहां देखो बैलेंस शीट होगी, इस शब्द का उल्लेख जो है धारा 2 के खंड 3 में है, लेकिन बैलेंस शीट को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की किस धारा के तहत तैयार किया जाएगा? 92 के तहत। तो देखिए इस अधिनियम की किस धारा में तुलन पत्र को परिभाषित किया गया है? तो देखो ये एक तरह से डेफिनेशन है। देखो परिभाषित इसे किया गया है धारा 2 के खंड 3 में, और किस धारा के तहत बैलेंस शीट को तैयार किया जाता है? धारा 92 में। तो देखो दोबारा देखिए, इस अधिनियम के तहत तुलन पत्र से अर्थ उस तुलन पत्र से लिया जाएगा। तो तुलन पत्र का अर्थ वह होगा या बैलेंस शीट का अर्थ उस बैलेंस शीट से लिया जाएगा जो धारा 92 के तहत। और दूसरा है इसमें कौन सी धारा के तहत इसे बैलेंस शीट को बनाया जाता है, तो आप इसमें ध्यान रखेंगे धारा 92। इसमें नोट में देखिए नीचे, धारा 92 के तहत वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तथा तुलन पत्र बैलेंस शीट दोनों को तैयार करने का प्रावधान है। अब देखिए यहाँ अगर आप खंड धारा 2 के खंड 3 को पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि धारा 92 के तहत खाली किसको बनाया जाता है? बैलेंस शीट को बनाया जाता है। ये नोट इसलिए लिखा है कि जिस धारा के साथ बैलेंस शीट को बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, उसी धारा के तहत किसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार किया जाता है। तो देखो बैलेंस शीट भी धारा 92 में तैयार होती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वित्तीय विवरण जो है वो भी धारा 92 में तैयार किया जाता है। ठीक है, इसके नीचे क्वेश्चन देखिए, धारा 92 के अधीन वित्तीय विवरण एवं तुलन पत्र तैयार करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हालांकि धारा 92 आगे की बात है। तो देखो धारा 92 के तहत बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों ही तैयार करवाने की जिम्मेदारी है मुख्य नगरपालिका अधिकारी की, CMO, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी। तो एक बार फिर देखिए, 3 सवाल एक साथ हुए हैं। पहला बैलेंस शीट को परिभाषित, देखो धारा 2 के खंड 3 में खाली बैलेंस शीट को परिभाषित किया गया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को परिभाषित नहीं किया गया है। दूसरी बात, बैलेंस शीट के साथ साथ धारा 92 में किसको तैयार किया जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी। तीसरी बात, धारा 92 के तहत जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट तैयार की जाती है वो दोनों तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी की। इसे ध्यान रखेंगे, किसकी जिम्मेदारी है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी की। ठीक है, नेक्स्ट चौथा शब्द जो इसमें धारा 2 के खंड 4 में परिभाषित किया गया हुआ है जीव चिकित्सा अपशिष्ट।
बायोमेडिकल वेस्ट। क्या है? बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब वो सारी चीजें आ जाती हैं जिसमें जीवों का, आदमी, पशु सब आ जाते हैं। जीवों का जो अपन डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, तो उससे जो अपशिष्ट मटेरियल बनता है या अपशिष्ट तैयार होता है, उन सब से मीनिंग इसका लिया जाएगा। तो देखो इसमें दिया गया है, इस उपधारा के अनुसार जैव चिकित्सा अपशिष्ट से आशय उस अपशिष्ट से लिया जाता है। देखो इसमें यह बताया गया है कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट में या बायोमेडिकल वेस्ट में क्या आता है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, मानव या पशुओं के निदान। निदान का मतलब होता है जांच करना। जांच करने का मतलब है कि जितने भी टेस्ट किट वगैरह बीमारी को पकड़ने के लिए, जितने भी डायग्नोसिस का मतलब होता है जांचें करना। तो जांच करने से, दूसरा उपचार करने से। उपचार में जैसे अपन मेडिसिन वगैरह देते हैं, सीसी है, रेपर्स है, ये सब टेबलेट के ऊपर का जो रेपर है वो फेंकते हैं अपन। या प्रतिरक्षण, इम्यूनाइजेशन, इसमें इंजेक्शन वगैरह जो है वो सारे आ जाते हैं, वैक्सीन वगैरह। तो देखो, निदान से, उपचार से और प्रतिरक्षण से जो भी वेस्टेज उत्पन्न होता है अथवा इन कार्यों से संबंधित अनुसंधान, तो डायग्नोसिस, उपचार और प्रतिरक्षण से में काम में ली जाने वाली सामग्री और इन सामग्रियों से संबंधित जो रिसर्च की जाती है साइंटिस्ट लोगों द्वारा, उस अनुसंधान क्रियाकलापों से भी जो उत्पादन होता है जिन पदार्थों का, या इनको जब पहली बार किसी जीव के ऊपर ट्रायल करते हैं, परीक्षण करते हैं, तो उनसे उत्पन्न जो वेस्टेज है वो सारा किस में आएगा? बायोमेडिकल वेस्ट में। तो इसको सिंपली आप यूं ले सकते हो कि किसी भी जांच पद्धति को, मतलब डायग्नोसिस को, किसी भी ट्रीटमेंट या दवा को बनाने से लेकर ट्रायल करने, डायग्नोसिस करने, उपचार करने और प्रतिरक्षण करने तक जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जिनका संबंध किससे है? जीवों की चिकित्सा से है। और चिकित्सा में क्या क्या आता है? देखो, चिकित्सा में निदान आता है, उपचार आता है, प्रतिरक्षण आता है, साथ में अनुसंधान आता है और अनुसंधान के साथ परीक्षण आता है। 5 चीजें इसमें ध्यान में रखनी है कि चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान, परीक्षण, निदान, उपचार और प्रतिरक्षण, इन पांचों कार्यों को करने के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे वो आदमी के लिए हो चाहे पशुओं के लिए हो, कोई भी अपशिष्ट मटेरियल जो बनता है, वो हर एक अपशिष्ट मटेरियल क्या कहलाएगा? जीव चिकित्सा अपशिष्ट कहलाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल शब्दों में एक बार फिर बता रहा हूं कि मानव तथा पशुओं की चिकित्सा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अनुसंधान कार्य किया जाता है। अनुसंधान करने के बाद पहली बार उसको किसी जीव के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो उस पर परीक्षण किया जाता है, डायग्नोसिस या जांच करते हैं, उपचार या ट्रीटमेंट करते हैं, प्रतिरक्षण या इम्यूनाइजेशन करते हैं। इनसे किसी भी प्रकार का वेस्टेज मटेरियल उत्पन्न होता है, उस वेस्टेज मटेरियल को अपन क्या कहेंगे? जीव चिकित्सा अपशिष्ट कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? जीव चिकित्सा अपशिष्ट कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें नीचे व्याख्या दी हुई है, जब मानव या पशु में होने वाली बीमारियों के निदान, मतलब जांच या उपचार, इलाज या ट्रीटमेंट अथवा प्रतिरक्षण या वैक्सीनेशन से कोई अपशिष्ट उत्पन्न हो, तो वो क्या है? जीव चिकित्सकीय अपशिष्ट है। अथवा दूसरी भाषा ये हो सकती है, निदान, उपचार एवं प्रतिरक्षण के लिए कोई अनुसंधान या शोध कार्य करने के दौरान कोई अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न हो, तो वो भी क्या है? जीव चिकित्सकीय अपशिष्ट है। या फिर ये हो सकता है कि जैव पदार्थों के उत्पादन या परीक्षण के दौरान कोई अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न हो, तो वो भी क्या है? जैव चिकित्सा अपशिष्ट है। तो ये सभी जैव चिकित्सा अपशिष्ट कहलाएंगे। तो जैव चिकित्सा अपशिष्ट में क्या क्या आएगा? तो आपको पता है, अनुसंधान, टेस्टिंग, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन वगैरह, ये सभी इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये देखो, जीव चिकित्सा अपशिष्ट है, उसको खंड 4 में, धारा 2 की उपधारा 4 में इसको परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं, अगला बिंदु जो है वो है धारा 2 की उपधारा 4 में, इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है आगे। उन पदार्थों की सूची दी गई है जो जीव चिकित्सा अपशिष्टों की श्रेणी में शामिल है। इन पदार्थों में निम्न शामिल है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां से सवाल बनता है कि जैसे आपसे ये एक नीचे लिस्ट दी गई है इस खंड 4 में या उपधारा 4 में, तो सवाल ये बन सकता है कि निम्न में से कौन सा जो है वो जैव चिकित्सा अपशिष्टों में शामिल है और कौन सा नहीं है। तो सवाल की सामान्यतः भाषा ये हो सकती है कि 3 इस लिस्ट में से कोई नाम दिए हुए हो सकते हैं और चौथा उपयुक्त सभी दे दिया। इस लिस्ट में से एबीसी में 3 नाम देके उपयुक्त सभी दे दिया और आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट है, तो उत्तर उपयुक्त सभी हो जाएगा। लेकिन 3 इनमें से दे दिया और चौथा कोई और दे दिया और आपसे ये पूछ लिया कि
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 4 के तहत निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है वो जैव चिकित्सकीय पदार्थ नहीं है? तो यहाँ देखो, पहला है मानव शारीरिक अपशिष्ट। जैव चिकित्सा, मानव अपने शरीर से कोई भी अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा है, चाहे वो पसीना है, चाहे पेशाब है, चाहे स्टूल या टॉयलेट है, ये सब क्या है? जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट है। पशु अपशिष्ट, जैसे आदमी से है वैसे ही पशुओं से। सूक्ष्म जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट, तो सूक्ष्म जीवों से जो अपशिष्ट निकलते हैं। अपशिष्ट तीक्ष्णाग्रह, वेस्ट शार्प्स। फिर इसके अलावा फेंकी गई औषधियां तथा कोशिका आविष औषधियां। कोशिका आविष औषधियां उनको कहते हैं जो जीवों को या कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती हैं। देखो, फेंकी गई औषधियां, डिस्कार्ड मेडिसिन्स एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स का मतलब होता है कोशिका आविष। ऐसी दवाइयां जो कोशिकाओं के लिए पॉइजन का काम करती हैं, वो जैव अपशिष्ट हैं। फिर देखो, ठोस अपशिष्ट, सॉलिड वेस्ट आता है इसमें, जितने जो कचरा है, गार्बेज, ठोस, भस्म, राख और रासायनिक अपशिष्ट, ये एक लिस्ट दी गई है। तो क से लेकर झ तक। अब देखो, इसमें इनको क ख ग की जगह ए बी सी डी ई एफ जी एच, इनको तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक हो गया ये। तो इंग्लिश में अब कई बार क ख ग याद रखना मुश्किल होता है, तो इनको आप लाल पेन से ए बी सी डी ऐसे भी कर सकते हो, और ए बी सी डी के हिसाब से इनको आप ध्यान में रख सकते हो। लेकिन वैसे इतना देखने की जरूरत नहीं है, ये क ख ग या एबीसीडी यहाँ याद रखने की जरूरत नहीं है। खाली इनमें से आपको ये देखना है कि कौन सा जो है जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट है और कौन सा जो है जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट नहीं है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखिए, अगला इसमें धारा सवाल दिया हुआ है, इसी धारा से संबंधित धारा 2 के उपधारा 4 के अंतर्गत जैव चिकित्सा अपशिष्ट बायोमेडिकल वेस्ट में शामिल नहीं है। देखो, सवाल की फॉर्म दी हुई है, तो इसमें दे दिया मानव एवं पशु शारीरिक अपशिष्ट दोनों है, ठोस द्रव्य और रासायनिक अपशिष्ट हैं, भस्म, भस्मन, राख, ये भी है। तो डी, इनमें से कोई नहीं। ये सारे क्या है? बायोमेडिकल वेस्टेज है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। फिर ओवरव्यू में देखिए, अगर कई बार क्या होता है, ये हालांकि ये तरीका बहुत टिपिकल है, इसलिए यदि ये सिस्टम आपको याद नहीं रहता है तो आप छोड़ सकते हो। देखो, यही है, अभी मैंने ऑडिटर किस में बताया है? धारा 2 के खंड 1 में। उसके बाद में 2 नंबर पे मैंने आपको क्या बताया है? ये देखो, अभी अपन बात जीव चिकित्सा अपशिष्ट की बात इसमें अपन ने उपधारा 4 में की है। पिछड़े वर्ग को हमने किस में चर्चित किया है? पिछड़े वर्ग को हमने चर्चित किया है खंड 2 में। इसके बाद में तुलन पत्र, बैलेंस शीट को अपन ने खंड 3 में। तो देखो, ए के साथ मैचिंग होगी 4 की, बी के साथ मैचिंग होगी 3 की, सी के साथ मैचिंग होगी 1 की, और डी के साथ मैचिंग होगी 2 की। तो ये देखो, आगे आपको मिल जाएगा। जीव चिकित्सा अपशिष्ट को परिभाषित किया गया है 2 उपधारा 4 में। तुलन पत्र या बैलेंस शीट को परिभाषित किया गया धारा 2 उपधारा 3 में। ऑडिटर या सहपरीक्षक को परिभाषित किया गया है धारा 2 उपधारा 1 में। पिछड़े वर्ग को परिभाषित किया गया है धारा 2 उपधारा 2 में। तो ये हालांकि इनिशियली स्टार्टिंग में कई बार पूछ लेते हैं, तो इस एक सवाल को आप थोड़ा सा देख लेना। जहां मैं बता रहा हूं जो सवाल बना हुआ है उस सवाल को देख लेना, बाकी सब लेवल पे जो धाराओं का वर्गीकरण है उसको आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए, धारा 2 में 5वां शब्द, धारा 2 उपधारा 5 में जो शब्द बताया गया वो है पुल या ब्रिज के बारे में बताया गया है। इस उपधारा में पुल का अर्थ किससे लिया जाता है? पुलिया से। सीधा रट लेना आप, ब्रिज या पुल का अर्थ किससे है? पुलिया से है। ब्रिज का मतलब किससे है? पुलिया से है। देखो, ऐसी स्ट्रक्चर दो होती है, एक तो अंडरपास होता है, वो अलग चीज होती है, और पुल का मतलब होता है जमीन से उठा हुआ भाग, अंडरपास होता है जमीन के अंदर से। तो यहाँ पुल या ब्रिज का अर्थ किससे लिया जाता है? पुलिया से। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस अधिनियम में, पुल का अर्थ किससे लिया जाता है? खाली पुलिया से। तो जैसे दे दिया निम्न में से पुल में शामिल है पुलिया, दूसरे में दे दिया अंडरपास, ठीक है, और तीसरे में दे दिया ए और बी दोनों, और चौथे में कोई और दे दिया। तो पुल का अर्थ केवल किससे? पुलिया से। अंग्रेजी शब्द ध्यान में रखना, कई बार इससे मिलता जुलता हिंदी का और शब्द देते हैं, तो पुल या ब्रिज का अर्थ किससे है? पुलिया से। फिर देखिए, धारा 2 के उपधारा 6 में बजट प्राकलन। ये बजट की स्पेलिंग थोड़ी गलत है। बजट
टी शब्द टी नहीं आया इसमें, बजट प्राकलन या बजट एस्टिमेट, ये देख लेना आप, इसमें स्पेलिंग ठीक कर लेना, बजट एस्टिमेट। तो प्राकलन का मतलब या एस्टिमेट का मतलब होता है अनुमान। तो बजट के अनुमान को कहां परिभाषित किया गया, धारा 2 के खंड 6 में। देखो बजट प्राकलन का अर्थ उस प्राकलन से लिया जाता है जिसे धारा 87 के तहत तैयार किया जाता है। अब वही बात है, देखो अभी थोड़ी देर पहले अपन किसकी बात कर रहे थे, थोड़ी देर पहले देखो सेम लैंग्वेज है, इसको ध्यान रखेंगे। अभी मैंने आपको बताया था, ये देखिए, इसको अभी अपन तुलन पत्र की या बैलेंस शीट की बात कर रहे थे तीसरे खंड में, कि इस अधिनियम में तुलन पत्र से तात्पर्य उस तुलन पत्र से लिया जाता है जिसे अधिनियम की धारा 92 में तैयार किया जाएगा। सेम तीसरे खंड में जो उपधारा में जो बात है वही बात किस में है, छठी उपधारा में है। ये देखिए क्या दिया हुआ है, बजट प्राकलन का अर्थ उस प्राकलन से लिया जाता है या उस अनुमान से लिया जाता है जिसे धारा 87 के तहत तैयार किया जाता है। तो देखो बजट प्राकलन या बजट एस्टिमेट को परिभाषित कहां किया गया है, धारा 2 उपधारा 6 में। और बजट एस्टिमेट को तैयार कहां किया जाता है, धारा 87 में। बैलेंस शीट को परिभाषित कहां किया गया है, धारा 2 उपधारा 3 में। लेकिन बैलेंस शीट तैयार किस धारा में की जाती है, किस धारा के तहत की जाती है, 92 के तहत की जाती है। तो यहां देखिए बजट प्राकलन का अर्थ किस धारा में है, अथवा किस धारा में बजट प्राकलन परिभाषित है, 2(6) में। फिर देखो किस धारा के तहत बजट प्राकलन को तैयार किया जाता है, तो धारा 87 के तहत। फिर वही बात देखो, यहां मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट जो है, ये बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये दोनों तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी की। और यहां देखिए इसमें भी आपको वही उत्तर मिलेगा। देखो बजट प्राकलन, तो देखो यहां एक साथ करेंगे, बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट है, इसके अलावा बजट का एस्टिमेट है, इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट धारा 92 में जो तैयार की जाती है वो दोनों तैयार करने की जिम्मेदारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी की है। और ये जो बजट प्राकलन या बजट का एस्टिमेट है वो धारा 87 के तहत तैयार किया जाता है, ये भी तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी की। तो यहाँ एक बार इस चीज को इंटीग्रेट करेंगे कि निम्न में से नगरपालिका अधिकारी की किसे तैयार करने की जिम्मेदारी नहीं है, और उसमें दे दिया आपको बजट प्राकलन दे दिया, बजट प्राकलन के अलावा क्या दे दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दिया, इसके अलावा बैलेंस शीट दे दिया, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी की है। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना, मुख्य नगरपालिका अधिकारी। फिर दूसरा भाषा ये कर सकते हैं कि निम्न में से धारा 87 के तहत, निम्न में से धारा 87 के तहत मुख्य नगरपालिका अधिकारी की तैयार करने की जिम्मेदारी है। फिर उसमें दे दिया बैलेंस शीट दे दिया, बैलेंस शीट के अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दिया, फिर इसके अलावा आपको बजट एस्टिमेट दे दिया, और चौथा दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, बजट एस्टिमेट आएगा, क्योंकि धारा 87 के तहत मुख्य नगरपालिका अधिकारी खाली किसको तैयार करता है, इस धारा के तहत मुख्य नगरपालिका अधिकारी खाली बजट एस्टिमेट को या बजट प्राकलन को तैयार करता है। फिर ऐसे ही आपसे ये पूछ लिया जाए कि धारा 92 के तहत मुख्य नगरपालिका अधिकारी किसे तैयार करता है, तो वहां दो चीजें ध्यान में रखनी है आपको, एक तो बैलेंस शीट को तैयार करता है और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, वित्तीय विवरण और तुलन पत्र, इन दोनों को तैयार किस धारा के तहत करता है, 92 के तहत। एक बार दोबारा देखो, धारा 2 उपधारा 3 के साथ आप पढ़ेंगे धारा 92 को, फिर धारा 2 उपधारा 6 के साथ आप पढ़ेंगे धारा 87 को। ठीक है, इनको आप अटैच कर लेना साइड में बगल में। तो ऊपर वाले में धारा 2 उपधारा 3 में तुलन पत्र और फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जबकि धारा 2 उपधारा 6 तथा 7 में धारा 87 में किसकी बात की गई है, बजट एस्टिमेट की बात की गई है। और इन दोनों ही धाराओं में 92 और 87 में जो तैयार करने की जिम्मेदारी है वो किसकी है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी की है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं धारा 2 उपधारा 7 बजट अनुदान। देखो ये भी ध्यान रखना, अभी अपन बजट प्राकलन का मतलब होता है अनुमान, बजट अनुमानित बजट या बजट के अनुमान तैयार होते हैं धारा 87 में, और यहाँ अपन बजट ग्रांट बजट अनुदान की बात कर रहे हैं। तो देखो बजट अनुदान को कहां परिभाषित किया गया है, धारा 2 उपधारा 7 में तैयार किया गया है। ठीक है, अब यहां देखिए इसकी परिभाषा क्या, बजट अनुदान से तात्पर्य उस राशि से लिया जाता है जिसे किसी बजट प्राकलन के व्यय के पक्ष में बृहत शीर्षक में शामिल किया गया है। देखिए बजट प्राकलन के व्यय के पक्ष में, तो जो बजट प्राकलन तैयार हुआ है उसका जो खर्चे के पक्ष में टाइटल तैयार होता है उसको अपन क्या कहते हैं, बजट अनुदान।
तो देखो बजट एस्टिमेट में से जिस हिस्से को खर्च करने की अनुमति मिल जाती है उसको अपन बजट अनुदान कहते हैं, और उसे एक वृहद शीर्षक का मतलब है कि अलग अलग कैटेगरी में उसको डिसाइड किया जाएगा तथा नगर पालिका द्वारा अंगीकृत। तो देखो दूसरा यह है कि बजट अनुदान किसके द्वारा अंगीकृत किया जाता है, नगर पालिका द्वारा। तो वहां आपको दे दिया जाता है कि अध्यक्ष द्वारा अंगीकृत, अंगीकृत का मतलब स्वीकार या अनुमोदित, या मुख्य नगर पालिका अधिकारी दे दिया, ऑप्शन दे देते हैं। तो बजट का अनुदान जो है वो किसके द्वारा अंगीकृत या अनुमोदित या स्वीकृत होता है, नगर पालिका द्वारा। इसके अलावा इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों और उप विधियों के तहत किसी अन्य शीर्षकों में बजट अनुदान में की गई बढ़ोतरी या कटौती की राशि भी बजट अनुदान में शामिल की जाएगी, मानी जाएगी। तो देखो आपसे सवाल पूछा जाए कि बजट अनुदान में क्या शामिल है, तो पहला तो आ गया ये बजट प्राकलन के व्यय के पक्ष में वृहद शीर्षक में शामिल की गई बात बजट अनुदान है। दूसरा, बजट अनुदान में की गई बढ़ोतरी भी क्या है, बजट अनुदान है। या बजट अनुदान में की गई कटौती भी क्या है, बजट अनुदान है। तो देखो एक बार जो बजट ग्रांट किया जाता है, जो बजट नगर पालिका द्वारा ग्रांट किया जाता है वो बजट अनुदान है। उसके बाद उस बजट ग्रांट में कोई बढ़ोतरी की जाती है वो भी बजट अनुदान है, और उसके बाद उस बजट अनुदान में किसी प्रकार की कटौती की जाती है तो वो भी क्या है, बजट अनुदान है। तो देखो यहां ध्यान में रखना है कि बजट अनुदान में क्या शामिल है, तो बजट प्राकलन के व्यय के पक्ष में नगर पालिका द्वारा स्वीकृत की गई राशि। देखो बजट प्राकलन के व्यय के पक्ष में नगर पालिका द्वारा स्वीकृत की गई राशि। दूसरा, बजट अनुदान में की गई बढ़ोतरी, और तीसरा बजट अनुदान में की गई कटौती। ये दोनों बाद की बातें हैं, एक बार अनुमोदन के बाद में इसमें बढ़ोतरी या कमी दोनों की जा सकती है। तो देखो बजट प्राकलन का वो हिस्सा, एक बार फिर जोड़ देंगे, बजट प्राकलन का वो हिस्सा जो नगर पालिका द्वारा व्यय या खर्चे के लिए स्वीकृत कर लिया जाता है, बजट अनुदान कहलाएगा। उसके बाद उस बजट अनुदान में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो वो भी बजट अनुदान है, और उसके बाद उस बजट अनुदान में कोई कटौती की जाती है तो वो भी क्या है, बजट अनुदान है। तो ये बजट अनुदान ग्रांट जो है वो धारा 2(8) में है। अर्थात बजट अनुदान में निम्न राशियां शामिल है, ये देखो आपके सामने। तो जिन्हें बजट प्राकलन के व्यय के पक्ष में वृहद शीर्षक में शामिल कर लिया गया है तथा उसके उपरांत नगर पालिका द्वारा उसे स्वीकार कर लिया गया है। सामान्यतया बजट अनुदान ये है, लेकिन बजट अनुदान में ये भी शामिल है, क्या है, नगर पालिका अधिनियम के अधीन, यहाँ क्या लिख लेना, के अधीन निर्मित किसी नियम या उपविधि के अनुसार किसी अन्य शीर्षक या अंतरण द्वारा की जाने वाली बढ़ोतरी या कमी वाली राशि भी क्या है, बजट अनुदान में शामिल है। फिर देखिए, तो ये धारा 7 में ये बताया गया कि बजट अनुदान में क्या शामिल है। तो बजट अनुदान में 3 चीजें शामिल हैं। पहला, प्राकलन का व्यय के पक्ष में वृहद शीर्षक में शामिल किया गया तथा नगर पालिका द्वारा अनुमोदित किया गया हिस्सा। दूसरा पार्ट है उस बजट अनुदान में की गई बढ़ोतरी। तीसरा, उस बजट अनुदान में की गई कटौती। ये तीनों चीजें किसमें शामिल है, बजट ग्रांट में। फिर देखिए धारा 2 उपधारा 8 में क्या है, धारा 2 उपधारा 8 में जो चीज है वो ये है कि भवन निर्माता या विकासकर्ता। देखो बिल्डर या डेवलपर किसको कहते हैं, ये धारा जगह जगह आएगा, भवन निर्माता या विकासकर्ता पूरे अधिनियम में आएगा। तो देखो भवन निर्माता किसको कहेंगे, इस संबंध में देखिए, भवन निर्माता या विकासकर्ता से तात्पर्य उस अभिकरण या एजेंसी या व्यक्ति से लिया जाता है। तो पहली बात तो देखो भवन निर्माता जो है वो कोई अभिकरण या एजेंसी हो सकती है। अभिकरण हिंदी का शब्द है, एजेंसी अंग्रेजी का है। तो देखो अभिकरण में कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन एजेंसी अंग्रेजी में स्पेलिंग में लिखी हुई होगी, आपको पेपर में अंग्रेजी वर्जन मिलेगा। तो देखो विकासकर्ता में या भवन निर्माता या विकासकर्ता में कोई एजेंसी हो सकती है और कोई व्यक्ति हो सकता है। तो पहली बात तो ये कि विकासकर्ता या भवन निर्माता कौन हो सकता है, व्यक्ति। दूसरे में दे दिया अभिकरण, तीसरे में दे दिया व्यक्ति व अभिकरण। तो सही बात क्या है, व्यक्ति व अभिकरण दोनों क्या हो सकते हैं, भवन निर्माता या विकासकर्ता हो सकते हैं। ठीक है, जो अपने स्वयं की भूमि पर या किसी करार के अधीन किसी अन्य की भूमि पर। तो देखो भवन निर्माता या विकासकर्ता कोई भी कॉम्प्लेक्स सनिर्मित का मतलब होता है निर्माण करेगा उसका। तो भवन निर्माता या कोई भी बिल्डर जो है, विकासकर्ता जो है, वो कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा, लेकिन वो निर्माण खुद की भूमि पर भी कर सकता है और दूसरे की भूमि पर भी कर सकता है। लेकिन जब दूसरे की भूमि पर बिल्डर या विकासकर्ता कोई निर्माण कार्य या सह-निर्माण कार्य करेगा तो उसके लिए किसका होना जरूरी है, एग्रीमेंट का, करार। दूसरे की भूमि पर करार के अधीन ही किया जा सकता है, और अपनी भूमि पर करार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपनी भूमि पर कर रहे हैं
तो आदमी अपने आप से करार नहीं कर सकता। करार के लिए दो पक्षकारों का होना जरूरी है। ठीक है। अब यहां देखिए इसके नीचे, तो देखो पहली बात है कि भवन निर्माता या विकासकर्ता कहां परिभाषित है? धारा 2 के उपधारा 8 में। दूसरी बात, भवन निर्माता कौन हो सकता है? व्यक्ति और एजेंसी दोनों हो सकते हैं। भवन निर्माता क्या काम करता है? कॉम्प्लेक्स निर्माण का काम करता है। भवन निर्माता कॉम्प्लेक्स निर्माण का काम कहां करेगा? भवन निर्माता कॉम्प्लेक्स निर्माण का काम या तो अपनी भूमि पर कर सकता है या दूसरे की भूमि पर। तीसरी बात, जब भवन निर्माता अपनी भूमि पर भवन निर्माण या कॉम्प्लेक्स का कार्य करता है तो उसे किसी करार की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो अपने आप से करार नहीं कर सकता। लेकिन जब दूसरे की भूमि के ऊपर या अन्य की भूमि के ऊपर यदि कोई कॉम्प्लेक्स खड़ा कर रहा है तो उसे करार करना ही पड़ेगा। अब देखो नीचे सवाल की फॉर्म दी हुई है। भवन निर्माता या विकासकर्ता हो सकता है पहला कोई व्यक्ति, दूसरा कोई एजेंसी, तीसरा कोई व्यक्ति या एजेंसी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्ति और एजेंसी दोनों हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें देखिए, नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 2 उपधारा 8 के तहत भवन निर्माण या विकास कार्य किया जा सकता है। देखिए ऊपर वाली वही बात है, नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 2 जो अभी अपन पढ़ रहे हैं कि उपधारा 8 के तहत भवन निर्माण या विकास कार्य किया जा सकता है। पहला है निर्माता या विकासकर्ता द्वारा स्वयं की भूमि पर। दूसरा, निर्माता या विकासकर्ता द्वारा किसी करार के अधीन किसी अन्य की भूमि पर। देखो इसको सीधा लिख दें, निर्माता या विकासकर्ता द्वारा किसी अन्य की भूमि पर। अगर करार शब्द नहीं लिखेंगे तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। किसी दूसरे की भूमि के ऊपर यदि हम कॉम्प्लेक्स कोई विकास करता है या बिल्डर बनाता है तो उसके लिए करार होना जरूरी है। फिर देखो तीसरा, कभी भी किसी की भी भूमि पर, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी भूमि पर कभी भी और दूसरे की भूमि पर करार के अधीन, इसलिए ये तीसरा गलत है। तो देखो निर्माता या विकासकर्ता स्वयं की भूमि पर कॉम्प्लेक्स बना सकता है। दूसरा, निर्माता या विकासकर्ता किसी करार के अधीन किसी अन्य की भूमि पर विकास कार्य कॉम्प्लेक्स निर्माण कर सकता है। तो ये इसका उत्तर हो गया डी। ठीक है। फिर इसमें नीचे नोट देखो, यदि कोई भवन निर्माता किसी कॉम्प्लेक्स का निर्माण, तो देखो विकासकर्ता या भवन निर्माता का काम क्या है? कॉम्प्लेक्स का निर्माण करना है। कॉम्प्लेक्स का निर्माण करना चाहता है तो अपनी स्वयं की भूमि पर बिना करार के अथवा करार करके किसी अन्य की भूमि पर ऐसा निर्माण कर सकेगा। अब फिर देखिए एक बार फिर इसका ओवरव्यू मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको देखना है। जैसे पहला है भवन निर्माता या विकासकर्ता, अभी अपन पढ़ रहे थे। भवन निर्माता या विकासकर्ता का उल्लेख है धारा 2 की उपधारा 8 में। दूसरा है बजट प्राकलन, तो बजट एस्टिमेट जो है वो अभी अपन अध्ययन कर रहे थे धारा 2 उपधारा 6 में। तीसरा बजट ग्रांट या बजट अनुदान, तो बजट अनुदान की चर्चा अपन कर रहे थे धारा 2 उपधारा 7 में। पुल या पुलिया की बात अपन कर रहे थे धारा 2 उपधारा 5 में। तो ये थोड़ा सा आप देखेंगे, ये दो सवाल मैंने आपको बताए हैं। ओवरव्यू में दोनों ही सेक्शन जो है वो आपको सब सेक्शन जो है वो रटने हैं। कई बार थोड़ा सा टिपिकल पेपर बनाते हैं तो ये चीजें दे देते हैं। फिर देखिए इसमें आपको जो चीज देखनी है, धारा 2 उपधारा 9 में किस चीज को परिभाषित किया गया है? इसमें भवन या बिल्डिंग शब्द को परिभाषित किया गया है। तो भवन या बिल्डिंग की परिभाषा धारा 2 उपधारा 9 में दी गई है। क्या है? भवन में किसी भी प्रयोजन के लिए, मतलब किसी भी उद्देश्य के लिए तथा किसी भी सामग्री से निर्मित, चाहे ईंट पत्थर किसी से भी। तो देखो भवन में किसी भी प्रयोजन के लिए और किसी भी सामग्री से निर्मित कोई भी संरचना हो सकती है। ठीक है। लेकिन क्या है? जिसमें, इससे आगे देखना, किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भी सामग्री से निर्मित कोई भी संरचना जिसमें नींव, प्लिंथ, दीवारें, फर्श, छत, चिमनियां, स्थिर चबूतरे, बरामदे, बालकनियां, कार्निसें या बाह्य भाग या किसी भवन का कोई भाग या किसी भवन से जुड़ी हुई कोई वस्तु या किसी भवन की बाड़ाबंदी करने हेतु निर्मित ऐसी दीवार जिसकी ऊंचाई 3 मीटर से कम न हो, अथवा कोई चिन्ह अथवा अभिदर्शक संरचना शामिल है। लेकिन भवन में किसी ऐसे आश्रय को शामिल नहीं किया जाएगा जो किसी तंबू, सामियाने या तिरपाल की श्रेणी में आता हो। तो देखिए ऐसी प्रत्येक संरचना, चाहे वो किसी भी उद्देश्य और किसी भी चीज से बने, जिसकी नींव भरी गई है, प्लिंथ हो मतलब पिलर्स हो, दीवारें हो, फर्श हो, छतें हो, चिमनियां हो, स्थिर चबूतरे हो, बरामदे हो, बालकनियां हो, कार्निसे हो। देखो ये सारी चीजें
तो देखो नीम, फ्लिंट, दीवार, फर्श, छत, चिमनी, स्थिर चबूतरा, बरामदा, बालकोनी, कार्निश, ये सब क्या है? ये भवन में है। और इसके अलावा जैसे अपन घर के बाहर दीवार निकालते हैं, डंडा निकालते हैं, तो भवन से जुड़ी हुई ऐसी कोई वस्तु जो भवन की घेराबंदी या बाड़ाबंदी करने के लिए बनी होती है, तो उस दीवार को भवन में कब काउंट करेंगे? उस दीवार की ऊंचाई यदि मिनिमम 3 मीटर है, तो वो भवन की कैटेगरी में है। और अगर उस दीवार की या बाड़ाबंदी वाली चारदीवारी की जो ऊंचाई है वो 3 मीटर से कम है, तो उसको हम भवन में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है? ये चीज है। इसके अलावा मतलब दीवार की तरह किसी प्रकार का सदृश्य भाग या उस दीवार के आसपास कोई चिन्ह, पिलर वगैरह हो, उसकी भी ऊंचाई जो मिनिमम 3 मीटर होनी चाहिए। लेकिन भवन में किसी ऐसे आश्रय, तो देखो तंबू, सामियाने और तिरपाल की श्रेणी में आने वाली चीजें जो हैं वो किस में शामिल नहीं है? भवन में। तो देखो भवन में क्या शामिल नहीं है इस पैसेज में जो बात लिखी हुई है, तो आपको दो बातें लिखी ध्यान में रखनी है। किसी मुख्य भवन से जुड़ी हुई वो दीवार जो उसकी घेराबंदी या बाड़ाबंदी के लिए बनी हुई है और उसकी ऊंचाई 3 मीटर से कम है, तो वो भवन का पार्ट या भवन का हिस्सा नहीं है या भवन में शामिल नहीं है। या किसी तंबू, सामियाने या तिरपाल की श्रेणी में आने वाली कोई भी स्ट्रक्चर है, उसको भी हम क्या नहीं मानेंगे? भवन नहीं मानेंगे। ठीक है? इसके नीचे नोट देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि किसी भवन से जुड़ी हुई दीवार है, तो उसे भवन के भाग स्वरूप स्वीकार किया जाएगा। भवन से जुड़ी हुई दीवार को भवन का भाग मानेंगे। पूरी पढ़ना। भले ही उसकी ऊंचाई कुछ भी हो, लेकिन यदि किसी भूमि की बाड़ाबंदी के लिए कोई दीवार बनाई जाती है, तो उसे भवन में तभी गिनाया जाएगा जब उस दीवार की ऊंचाई कम से कम 3 मीटर हो। तो देखो मकान से जुड़ी हुई दीवार चाहे कितनी ही ऊंची हो, मकान से जुड़ी हुई दीवार कितनी ही ऊंची हो, वो भवन का हिस्सा है। लेकिन ऐसी दीवार जो मकान से जुड़ी हुई नहीं है और किसी भूमि की चारदीवारी करने के लिए जैसे अपन डंडा निकालते हैं प्लॉट के चारों ओर, तो वो प्लॉट के चारों ओर निकला हुआ डंडा जो है वो भवन कब माना जाएगा? जब उसकी हाइट 3 मीटर से ऊपर है। तो किसी भी भूमि के चारों तरफ खींची गई ऐसी दीवार जिसकी ऊंचाई 3 मीटर से कम है, वो भवन नहीं है। और यदि 3 मीटर से ऊपर हाइट का डंडा अपन ने खेत पे या प्लॉट पे लगा रखा, तो वो भी किसी कैटेगरी में है? भवन की कैटेगरी में है। और अगर घर से जुड़ी हुई मतलब मुख्य भवन से जुड़ी हुई जो दीवार है उसकी हाइट चाहे 1 फीट ही ना हो, वो भी क्या है? भवन का हिस्सा है या भवन माना जाएगा। फिर देखो नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 2 उपधारा 9 के अधीन भवन की श्रेणी में नहीं आता है। पहला बरामदा आता है, किसी भवन से जुड़ी दीवार जिसकी ऊंचाई 3 मीटर से कम हो। देखो भवन से जुड़ी हुई है तो ऊंचाई कितनी हो सकती है? वो भवन है तो ये भी हो गया। तीसरा, किसी भूमि की बाड़ाबंदी हेतु निर्मित ऐसी दीवार जिसकी ऊंचाई 3 मीटर हो, तो जिसकी ऊंचाई मिनिमम 3 मीटर है या 3 मीटर से ज्यादा है, तो वो भी क्या है? भवन है। तो ये देखो ये सारी चीजें क्या है? मुख्य भवन से या किसी भवन से जुड़ी दीवार की ऊंचाई कुछ भी हो, भवन है। बरामदा मैंने ऊपर बताया भवन है। और किसी भूमि की बाड़ाबंदी के लिए निर्मित दीवार है जिसकी ऊंचाई 3 मीटर या अधिक है, तो वो भी क्या है? भवन है। 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका उत्तर हो गया चौथा। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, किसी भूमि की बाड़ाबंदी के लिए बनी वह दीवार भवन की श्रेणी में नहीं आती जिसकी ऊंचाई 3 मीटर से कम हो। ये इसकी व्याख्या है। फिर देखिए धारा 2 उपधारा 10, इसमें क्या लिखा? भवन स्थल, मतलब भवन का स्थान क्या है, इसको परिभाषित किया गया है। तो इसमें लिखा भवन स्थल से तात्पर्य उस भूमि से लिया जाता है जिसे भवन निर्माण के प्रयोजन से धारित या इस्तेमाल किया जाता है। तो जिस भूमि को हम भवन के निर्माण के उद्देश्य से लेते हैं या तो धारण करते हैं, लेते हैं, या उसका इस्तेमाल करते हैं, उसे अपन भवन स्थल कहेंगे। जैसे रिहायशी इलाके में, आवासीय क्षेत्र में अपन कोई प्लॉट लेते हैं, तो वो भवन निर्माण के प्रयोजन से ली जाती है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर पर्पज से या इंडस्ट्री के पर्पज से यूज नहीं की जा सकती। तो वो भवन स्थल ही है, भले ही उसमें हमने भवन नहीं बनाया होगा। तो भवन स्थल के लिए किसी भूखंड के ऊपर भवन का निर्मित होना जरूरी नहीं है। अगर वो भवन निर्माण के प्रयोजन से लिया गया है या भवन निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया है, दोनों ही बातें हैं। देखो रिहायशी इलाकों में, आवासीय क्षेत्रों में अपन कोई भूखंड लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, और उसके ऊपर अपन ने भवन नहीं बनाया, तो भी उसको भवन स्थल ही माना जाएगा। और यदि उसको इस्तेमाल कर लिया तो भी उसे क्या मानेंगे? भवन स्थल ही मानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, धारा 2 उपधारा 11, इसमें उपविधि शब्द लिखी हुई है। तो देखो यहां ध्यान देने वाली बात यह कि नगरपालिका अधिनियम 2009 है, वो एक विधि है जिसे अपनी राजस्थान की विधानसभा ने या विधानमंडल ने पारित किया है। और इस विधि को लागू करने के लिए राज्य सरकार समय समय पर कोई नियम उपनियम बना सकती है। ठीक है। और इस अधिनियम को ठीक से लागू करने के लिए
इस अधिनियम को ठीक से लागू करने के लिए जितने भी उपविधियां कौन बनाएंगी? उपविधियां नगरपालिका संस्थाएं बनाएंगी। तो उन उपविधियों को या नगरपालिका अधिनियम के तहत जो विधियां बनाई जाती हैं, वो उपविधियां बनाई जाती हैं, वो सारी की सारी इस अधिनियम में किस में आएंगी? उपविधि। तो या सामान्य भाषा में यूं कह सकते हैं कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत किस धारा में? तो धारा 2 उपधारा 11 में उपविधि को परिभाषित किया गया। कौन सी उपविधियां आएंगी? जिन्हें नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत निर्मित किया जाता है, वही उपविधियां इसमें आएंगी। बाकी किसी अधिनियम के तहत उपविधि बनाई जाती है तो वो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में उपविधि शब्द में शामिल नहीं है। फिर ओवरव्यू में सुमेलित करना है। देखो यहां अभी अपन ने बात की है, अध्यक्ष की बात अभी अपन ने नहीं की है, तो ये वो आएगा जो अपन ने नहीं पढ़ा है। तो देखो धारा 9, 10, 11 अपन ने पढ़ ली, 12 नहीं पढ़ी। अध्यक्ष को नहीं पढ़ा तो ए में क्या आएगा? चौथा आएगा। ये हो गया फैसला। फिर दूसरा उपविधि जस्ट अभी पढ़ा है, उपधारा 11 में पढ़ा है, तो इसमें आ गया बी में तीसरा। फिर भवन स्थल, तो भवन स्थल को जस्ट अभी अपन ने ऊपर पढ़ा है, तो ये देखो धारा उपधारा कितनी है? 10 है। और फिर भवन शब्द जो है वो क्या है? धारा, ये देखिए उपविधि आ गया। और यह आपको देखना है ऊपर भवन में क्या है? भवन उपधारा 9 में है। तो ये सारी चीजें अपन ने इसमें एक्सप्लेन कर ली। तो अध्यक्ष उपधारा 12, उपविधि उपधारा 11, भवन स्थल उपधारा 10 और भवन उपधारा 9। ये है आपको जाने। भवन में क्या है? तो बरामदा या कोई भी मतलब आशियाना बना हुआ है, या भवन से जुड़ी हुई कोई भी दीवार है, या किसी भूखंड के चारों तरफ ऐसी दीवार जिसकी हाइट मिनिमम 3 मीटर हो, वो सब भवन की कैटेगरी में आती है। तो इस क्लास में अपन ने धारा 1 और धारा 2 की उपधारा 1 से लेकर उपधारा 11 तक की बातों को अपन ने डिस्कस किया है, जिनको आप ठीक से अध्ययन करेंगे। एक बार जो चीजें मैंने हिंट में बोली हैं उनको आप साइड में रेड पेन से नोट करते जाइए, बहुत इजी हो जाएगा, अपन जल्दी इसको पूरा कर लेंगे। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।